अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो शहर इक़्तिदार से एक आम दोशीज़ा की ख़ास कहानी है जिसे उसके अपनों ने मसल कर रख दिया। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 10 साला अपनी बेटी मुन्नी को बाहर चटाई पर बिठाकर वो अपने जुड़वा बेटों बबलू और छोटे को लिए टाट का बोसीदा पर्दा हटाकर अंदर आई तो गांव का नया डॉक्टर मरीजों के इंतजार में बैठा कागजात पर जल्दी जल्दी कुछ लिख रहा था। उसे उस गांव में आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, वरना यहाँ तो कोई डॉक्टर टिकता ही नहीं था। ये भी जाने कितने रोज बाद भाग जाए ये किसी को पता ना था। राजी ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए अपने दिल में सोचा, देखने में तो भला आदमी ही लगता है। पहले वाले डॉक्टरों की तरह उसके चेहरे पर बेजारी और गरूर नाम को नहीं था, बल्कि उसकी जगह नरमी और शफकत थी। आंखों में हमदर्दी की झलक भी नुमाया थी। कदमों की आहट सुनकर डॉक्टर ने ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखा। बैठ जाओ बीबी। राजी का गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, लबों का खूबसूरत कटाव और चेहरे पर गम और दुखों की गहरी छाप थी जिसने उसके चेहरे को एक अनोखा सा सोज अता कर दिया था। डॉक्टर धीमे लहजे से बोला, हाँ तो बीबी क्या बात है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। खिदमत? ओह, मेरा मतलब है क्या मसला है, आप मुझे बताइए। छोटे को कई दिन से बुखार आ रहा है और साथ ही खांसी भी है। ठीक होने में नहीं आ रही बाबूजी, इसका इलाज कर दें। डॉक्टर ने छोटे को पास बुलाकर कई जावियों से उसका जायजा लिया। बहुत कमजोर है छोटा, इसे खिलाया पिलाया करो। जब इसके अंदर जान आएगी तो इसमें कुव्वत मुदाफियत पैदा होगी। राजी खामोश रही तो डॉक्टर ने उसकी तरफ गौर से देखा। शायद वो उसके अल्फाज समझने से कासिर थी। तुम तो खुद भी सेहतमंद नहीं हो, क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी बच्चा है तुम्हारा? बाबूजी, एक 10 साल की बेटी है। शाबाश, तुम तो अक्लमंद मालूम होती हो। ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं ना? जी हाँ, अभी पिछले माह ही दोनों 4 साल के हुए हैं। तो तुम बच्चों की पैदाइश के दौरान वक्फे की अहमियत से वाकिफ हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारी तरह सब लोग हों। बीच में 4 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए थे। राजी ने बेसब्री से तल्ख लहजे में बात काटकर सपाट नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने चुप होकर उसके तल्ख चेहरे पर नजरें जमा दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बड़ी मुश्किल से बोल सका, तुम नहीं जानती इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करना औरत के लिए कितना खतरनाक है। मैं सब समझती हूँ बाबूजी, लेकिन मेरा क्या कसूर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब समझ सकते हो ना बाबूजी, क्योंकि तुम खुद भी एक मर्द ही हो। ये सुनकर डॉक्टर की पेशानी अर्क आलूद हो गई और वो सर झुकाकर जल्दी जल्दी कागज पर कुछ लिखने लगा। बच्चों के बाप का क्या नाम है? राजी की खामोशी पर उसने सर उठाकर सवालिया नजरों से राजी को देखा। बाप के नाम को क्या करना है तुमने बाबूजी? क्या इसके बगैर दवाई नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं इस गांव में नया आया हूँ। इस तरह मुझे लोगों के नामों से वाकफियत हो जाएगी और मैं लोगों को जानने लगूंगा। इस तरह यहाँ रहने और लोगों से मिलने जुलने में भी आसानी हो जाएगी। तुमने कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और टिक जाओगे, फिर लोगों के नाम जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? अपने काम से काम रखो। अब दवाई देनी है तो दो, वरना मैं जाऊं, और भी बहुत काम है मुझे। राजी की इस बेरुखी पर डॉक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कागज का पुर्जा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बाहर जाकर कंपाउंडर से दवाई ले लो, ये पर्चा दिखाकर। राजी ने छीनने के से अंदाज में पर्चा डॉक्टर के हाथ से लिया और पर्दा उठाकर तेजी से बाहर निकल गई। चिटाई पर औरतों और बच्चों की तादाद में खासा इजाफा हो चुका था। वो उन सबको अच्छी तरह से जानती थी। आखिर को ये सब भी इसी गाँव की औरतें थीं। उन सब की नज़र से बचते हुए उसने कंपाउंडर से दवाई ली, फिर मुन्नी का हाथ थामा और जल्दी से इस इमारत से बाहर निकल आई। क्लिनिक नाम की ये इमारत गांव से बाहर बनी हुई थी। दोनों तरफ खेतों में ऊंची फसलों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसने खांसी से निढाल अपने छोटे को गोद में उठा लिया। मुन्नी, तू बबलू को उठा ले, बेचारा थक जाएगा, घर अभी दूर है। पर माँ, बबलू को उठाकर घर जाते जाते मैं भी तो थक जाऊंगी ना। तेरी कोई बात नहीं है, तू तो वैसे भी औरत है। देख, अभी से तू थकना और दुख सहना सीख ले, वरना बाद में तुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। औरत क्या होती है अम्मा? दुनिया जहान के दुखों, गमों और तकलीफों की मिट्टी को गूंद कर जो एक बेजान सी सूरत बनाते हैं, उसका नाम औरत है। अगर अभी भी मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई है तो मुझे देख ले। मुन्नी, मैं भी एक औरत ही हूँ। तुम औरत हो?
मुन्नी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर उससे लिपट गई। नहीं नहीं, तुम तो मेरी अम्मा हो, बस मेरी अम्मा, मुझसे, बबलू और छोटे से प्यार करने वाली अम्मा। मुन्नी की इस बात पर राजी का दिल भर आया। अपनी टांगों से लिपटी मुन्नी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। जब दिल का गुबार आंखों के रास्ते बाहर निकल गया तो फिर उसका दिल कुछ हल्का हुआ। चल बस कर ये चोंचले, अभी घर जाकर मुझे खाना भी पकाना है, वरना सबके पेट में मरोड़ उठने लगेंगे। अभी घर दूर है, तू जरा जल्दी जल्दी चल और थोड़ी देर के लिए बबलू को भी गोद में उठा ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। मगर अम्मा, बबलू को उठाकर मैं जल्दी कैसे चलूंगी? मुन्नी फिर बोली, लेकिन राजी किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। बच्चों के बाप का क्या नाम है? बच्चों के बाप का नाम? उसकी खाली और एहसासात से आ रही आंखों में दर्द की एक चिंगारी सी छूटी, जो भड़क कर शोले का रूप धारने को बेकरार थी। बाप का नाम, बाप का नाम। चारों तरफ जैसे ये अल्फाज हवा के दोष पर रक्स करते हुए उसके कानों से टकराने लगे और गुनाह की काली चादर की तरह उसके जिस्म से लिपटने लगे। ये उसके पाँव में जंजीर बनकर अटकने लगे और जिस्म के हर मसाम से पसीना बनकर फूटने लगे। उसने घबराकर कानों पर अपने दोनों हाथ रख लिए। बस करो, अल्लाह के लिए बस करो। वो बेइख्तियार चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा, क्या हुआ आपको? मुन्नी ने उसकी चादर का पल्लू जोर से खींचा। बबलू और छोटा भी जोर जोर से रोने लगे। वो फिर एकदम बेहोशी की कैफियत से जैसे होश में आ गई। अरे जल्दी जल्दी चलो, आंधी आ गई तो आंखों में मिट्टी भरने लगेगी, फिर कुछ नजर भी नहीं आएगा। देखो, हवा भी तेज होती जा रही है, उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा। फिर वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगी। उसे देखकर बच्चे भी पीछे पीछे तेजी से भागने लगे। राजी की आंखों में जाने कौन सी अनदेखी रेत थी, कौन से टूटे शीशों की किरचियां थी कि वो आंखें खोल नहीं पा रही थी, या शायद ये विसाल के जमे हुए वो आंसू थे जो हर शय को धुंधलाए दे रहे थे। वो 2 बार ठोकर खाकर गिरी, मगर जल्दी से उठ गई कि उसे ठोकरों की आदत भी तो हो चुकी थी, और गिरकर जल्द संभल जाने की भी। आखिर तकदीर से कोई कब तक लड़ सकता है। थोड़ी देर बाद ही घर का दरवाज़ा सामने था, लेकिन तेज़ हवा की वजह से अंदर की तरफ से कुंडी लगी हुई थी। मुन्नी ने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन ही खोल दिया गया, जैसे उन्हीं का इंतज़ार हो रहा हो। उसे देखते ही एक बूढ़ी खरांट लेकिन फुर्तीली औरत ने उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। इतनी देर कर दी तूने उल्लू की पट्टी, आखिर कौन से यार से मिलने गई थी जो वापसी का रास्ता भूल गई थी? तुझे नहीं पता कि तेरे सुसर भूख के कितने कच्चे हैं? उन्हें वक्त पर खाना ना मिले तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। राजी जलाने वाले अंदाज में हंस पड़ी। हाँ हाँ, जानती हूँ सुसर साहब भूख के कितने कच्चे हैं। मैं उनकी भूख की किस्में भी जानती हूँ, और ये भी कि अगर उन्हें वक्त पर खाना ना मिले तो क्या हाल होता है उनका। अब राजी भी पलट कर जवाब देना सीख गई थी। मुझसे जुबान चलाती है बदबख्त, कर्मो जली। थप्पड़ों और घूंसों का एक और रेला उसे अपनी लपेट में लेने को आगे बढ़ा, लेकिन उसे उन चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिंदा लाश पर इन चीज़ों का भला क्या असर होता? अब बस भी कर दे, थोड़ी सी तो जान रहने दे इसमें। सुसर ने आगे बढ़कर अपनी बीवी का हाथ रोका। बीवी ने खूनख्वार नज़रों से अपने शोहर को देखा और गुस्से से कांपते हुए जाए हादसा से गायब हो गई। फिर उसका सुसर राजी की तरफ मतवज्जा हुआ और मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, शुक्र कर मैंने तुझे बचा लिया, वरना जिंदा लाश तुम्हारे किस काम की थी? बकवास बंद कर और जाकर खाना तैयार कर, बहुत भूख लगी है सबको। सुसर रोबदार आवाज में कहता हुआ उधर ही चला गया जहां चंद लम्हे पहले सास गई थी। तुम लोग और तुम्हारी भूख के फनदार सांप। सास के हाथों पड़ने वाली मार ने राजी के सारे जिस्म को पक्के हुए फोड़े में तब्दील कर दिया था। कितनी देर वहां से वो उठने की हिम्मत न कर सकी। अगर कहो तो मैं उठने में मदद करूं? ला इधर हाथ दे अपना। बड़ी जालिम है अम्मा, कैसे फूल से जिस्म पर अपनी नोकीली हड्डियों भरे हाथों से मारती है, जरा रहम नहीं आता? तू यकीन कर, मेरे तो दिल पर पड़ती है जब भी वो तुझ पर हाथ उठाती है। मेरा दिल तो करता है कि पकड़ लूं हाथ उनका, लेकिन क्या करूं, माँ है ना। रब ने माँ की फरमाबरदारी का हुक्म भी तो दिया है, लेकिन कसम ले ले मुझसे जिसकी तेरा दिल चाहे, तेरे जिस्म पर पड़ने वाली हर चोट सीधी मेरे दिल पर ही पड़ती है। राजी ने अपने जेठ करमू के बढ़ते हुए हाथ की तरफ देखा तो दिल में दर्द की एक टीस सी उठी।
جانے کب اور کیسے اس نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ جواب میں جیٹ نے زوردار تھپڑ مار کر راجی کا پہلے سے لال چہرہ اور لال انگارا کر دیا۔ تھوڑی ہمدردی کیا کی، تو سر پر ہی چڑھی جا رہی ہے۔ ارے ٹھیک ہی تو کرتی ہے اماں، جو تجھے تیری اوقات یاد دلاتی رہتی ہے اور تجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ جب تک تو 4 چوٹ کی مار نہ کھا لے تجھے بھی تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسی بری عادت ہو گئی ہے تیری۔ ارے میں نے تو چاہا کہ تجھے رانی بنا کر رکھوں، تیری دلداری کروں، تیرے حسن کا صحیح نذرانہ پیش کروں جو تیرے شایان شان ہو، لیکن تجھے ہی عزت راس نہ آئے تو کوئی کیا کرے۔ چل اٹھ چل جلدی سے، شاباش، اماں کی تو عادت ہی ایسی ہے، پھر کون سی بہو ہے جو کبھی ساس کو اچھی لگ جائے۔ مجھ سے ذرا پوچھ، جب میری گھر والی نسرین یعنی رانی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اماں نے اس سے خام خواہ کا بیر مول لے لیا تھا، کہتی تھی ہر وقت کمرے میں ہی گھسا بیوی کے نخرے اٹھاتا رہتا ہے۔ اب تو ہی بتا بھلا اس میں برائی کیا ہے؟ جب نئی نئی شادی ہو تو شوہر بیوی کے ساتھ کمرے میں نہیں گھسا رہے گا تو اور کیا کرے گا؟ آہ کیا دن تھے وہ بھی۔ جیٹ کے چہرے پر لوفروں والی مسکراہٹ رقصاں تھی اور وہ اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ عافیت اسی میں تھی کہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی جائے اور کھانے کا بندوبست شروع کر دے، لیکن آج شاید اس کی قسمت زیادہ ہی خراب تھی۔ اٹھتے اٹھتے ہی جٹھانی رانی آ گئی اور ان دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھتے ہی دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر تھانے دارنیوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارے جنم جلی، اب کون سا نیا ڈرامہ کرنے جا رہی ہے تو؟ کیا دل نہیں بھرا تیرا اب بھی؟ سب کچھ تو ہتھیا چکی ہے اس گھر سے اور سب کو اپنے پیچھے بھی لگا رکھا ہے، پھر بھی تیرا جی نہیں بھرا؟ خوب ہی لٹیا ڈبو رہی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کی، بہت اچھی طرح یاد کیا ہوا ہے تو نے ان کے دیے گئے سبق کو۔ کاش وہ یہاں آ کر تمہارے گن دیکھ لیتے نا تو وہیں کھڑے کھڑے جان دے دیتے۔ سنا ہے بڑے شریف لوگ ہیں تیرے ماں باپ، مگر تو میرے ماں باپ کو کچھ مت کہنا ورنہ۔ وہ ایک دم تڑپ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ایسا آیا کہ سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ ورنہ کیا؟ جٹھانی تنک کر بولی۔ کیا کر لے گی تو میرا؟ تیری ہمت کہ تو میرے سامنے تن کر کھڑی ہو اور پھر مجھے اس طرح جواب دے، یوں زبان درازی کرے تو مجھ سے؟ اب جٹھانی کی باری تھی اپنے دل میں لگی آگ ٹھنڈی کرنے کی۔ اس کے تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے تو جیٹ کو ڈرتے ڈرتے بیچ بچاؤ کے لیے آگے آنا ہی پڑا۔ بس کر رانی، کیا مار ہی ڈالے گی تو اسے؟ ایسا ہو گیا تو سارا کام کون کرے گا، کھانا کون پکائے گا؟ یہ تو جانتی ہے نا، پھر سارا گھر تجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ جیٹ انتہائی لجاجت اور مسکینی سے بولا تو اس کی بیوی رانی پلٹ کر اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ کام کون کرے گا؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تجھے اصل میں کس بات کی فکر ہے۔ کیا تو نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں اگر چپ رہتی ہوں تو یہ نہ سمجھ کہ میں بے خبر ہوں، مجھے صرف اپنی اور اپنے گھر کی فکر ہے، سمجھا تو؟ وہ تن فن کرتی چلی گئی تو جیٹ بھی سر جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے غائب ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد راجی بھی کسی رد پوش کی طرح جلدی سے اٹھی اور خشک آنکھوں اور بے حس جسم و جذبات کے ساتھ کچن میں جا کر تیز رفتاری سے سارے کام نمٹانے لگی۔ بچے ایسے موقع پر خود ہی غائب ہو جاتے تھے، شاید وقت اور حالات نے چھوٹی عمر میں ہی انہیں اپنی اور اپنی ماں کی حیثیت کا احساس دلا دیا تھا۔ سب کے پیٹ کا دوزخ بھر کے اس نے کچن میں ہی بچوں کو بیٹھ کر کھانا کھلایا اور پھر خود بھی 2-4 نوالے زہر مار کیے، کیونکہ جسم و جاں کا رشتہ تو بہرحال ان 3 بچوں کی خاطر قائم رکھنا ہی تھا، ورنہ وہ کب کی موت کو گلے لگا چکی ہوتی۔ پھر اس نے برتن دھونے میں خاصا وقت لگایا اور اس کے بعد کمرے میں جاتے ہوئے اس کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے، لیکن آخر کب تک ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ کچن میں کام کے دوران ہی کئی بار مکرو سائے سے ادھر ادھر منڈلاتے اسے دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دل ہی ڈوبا جا رہا تھا، لیکن کمرے میں تو آ کر جانا ہی تھا، کیونکہ سارا وقت کچن میں تو نہیں گزار سکتی تھی۔ پھر بچے بھی تو کئی بار اس کا کاندھا ہلا چکے تھے۔ اماں اب اٹھو نا، ہمیں بہت نیند آ رہی ہے، تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ وہ بیچاری بھی کیا کہتی، اٹھ کھڑی ہوئی، دل میں یہ سوچتی ہوئی کہ تمہاری نیند میرے لیے بے خوابی کے علاوہ اور کتنے عذاب لے کر آتی ہے، تم میرے بچے کیا جانو، تم کیا جانو، میں تو مٹی کے اس کھلونے سے بھی بدتر ہوں جو کھیلتے کھیلتے ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے اور پھر بیکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔
लेकिन मैं ना जाने किस मिट्टी से बनी हूँ कि मुझे मौत भी नहीं आती कि जो मुझे उठाकर कब्र में फेंक दिया जाए और मेरी इस ज़िंदगी की सज़ा ख़त्म हो। मुन्नी, बबलू और छोटा एक ही पलंग पर चंद मिनटों में महवे ख्वाब थे और वो खौफजदा नज़रों से दरवाजे पर अंदर की तरफ लगी कुंडी को एक टिक देखे जा रही थी और फिर उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। उसे ज़्यादा देर डर के साए तले कांपना नहीं पड़ा क्योंकि उस वक्त दरवाज़ा होले से बजा। अभी तक उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था और उसके हर जख्म में एक अलहदा दिल धड़क रहा था। उसमें तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने दिल से उठने वाली टीसों को दबाया तो एक सिसकता हुआ आंसू उसकी आंख के कोने से निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। जब दरवाज़ा तीसरी बार बजा तो उसे उठना ही पड़ा, वरना बच्चे जाग जाते और फिर एक अलहदा ही तमाशा लगता। दरवाज़ा खुलते ही सुसर अंदर आ गया। फिर उसने कुंडी लगा ली और उसे वहशियाना अंदाज में दबोच लिया। आधे घंटे बाद जब सुसर बाहर निकला तो सास जैसे उस ही के इंतज़ार में थी। उसने कमरे के अंदर आकर रही सही कसर जो पहले मारने में अधूरी रह गई थी वो भी राजी पर निकाली। कमरे से बाहर बेचैनी से फिरते जो आग उसके अंदर लगी हुई थी वो सास को ठंडी तो करनी ही थी ना। कलमुही, हरामजादी, जन्म जली, तू आखिर मर क्यों नहीं जाती? तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। अल्लाह करे तेरे जिस्म में कीड़े पड़े और तुझे कोई सुख नसीब ना हो। तू कल की मरती आज मर जाए, तेरे बच्चे रोटी के एक एक नवाले को तरसें, तुझे कभी भी सुकून नसीब ना हो। तेरी ये दुआ तो पूरी हो गई है सासू माँ, तू कोई और दुआ मांग, कोई और बद्दुआ दे कि मुझे अब कभी सुकून नहीं मिलेगा। वो पत्थर की तरह सख्त और सर्द लहजे में बोली। उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, हालांकि उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। सास उसे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अभी वो निकली ही थी कि पता नहीं जेठ कहाँ से नमूदार हुआ। शायद वो साए की तरह उधर ही मंडला रहा था। उसने भी अपने पीछे कुंडी बंद कर ली। जेठ शैतानी मुस्कुराहट से उसे देखकर बोला, अम्मा तो इस बुढ़ापे में भी सठिया गई है। तुझे बद्दुआ देने की बजाय तो दुआ देनी चाहिए माँ को, क्योंकि माँ के बुढ़ापे में अल्लाह ने लाज रख ली उसकी। वरना अगर तू इस घर में ना आती तो अम्मा क्या करती, क्योंकि अब्बा तो उस तवाइफ पर अपनी जान देते थे। अम्मा को तलाक देकर उस तवाइफ से शादी करने वाला था। नहीं तो तेरे इस एहसान को तो अम्मा को मानना चाहिए। बड़ी ही एहसान फरामोश है मेरी अम्मा। अगर तू इस घर में ब्याह करना आती, अम्मा तो तलाक लेकर कब की चली जाती और अब्बा तो उस तवाइफ को ले आता। तू क्यों दिल छोटा करती है? मैं हूं ना, मेरे दिल के हर इंच पर तेरा कब्जा है। मैं सारी उम्र तुझ पर यूं ही निसार होता रहूंगा। तू तो जानती है ना कि मैं इस मामले में अपनी बीवी रानी की भी परवाह नहीं करता। मैंने हमेशा तुझे रानी से बढ़कर जाना है और रानी भी अच्छी तरह ये बात जानती है। उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो तुझे बुरी नज़र से देख सके। मैंने उसे साफ साफ कह दिया है, अगर उसने तुझे कुछ कहा तो मैं 2 सोतने लेकर आऊंगा उसके ऊपर। हाँ, रानी ने तलखी से सोचा, बुरी नज़र से देखने की भी क्या बात कही है। हालांकि ये घटिया आदमी अच्छी तरह जानता है कि इसकी बीवी रानी मेरी क्या हालत करती है मार मार के। और अम्मा, ये अम्मा से तो इस तरह डरता है जैसे अम्मा की फर्माबरदारी सिर्फ इस पर ही फर्ज है। अपने आप को बड़ा मुसलमान कहता है। मुसलमान होने के नाते जो बाकी इतने सारे हुक्म अल्लाह ने दिए हैं, औरत की इज्जत का हुक्म, तो क्या औरत सिर्फ माँ ही होती है? औरत सिर्फ बहन ही होती है? ठीक है, उनकी इज्जत और फर्माबरदारी अपनी जगह, लेकिन दूसरी औरतें जैसे देवरानी वगैरह, उनका क्या कसूर है? उन्हें क्यों कमतर मखलूक और बिक जाने वाला खिलौना हर किस्म के वहशियाना और गैर इखलाकी जज्बात के लिए तख्ता मश्क, पाँव की जूती, जमीन पर चलने फिरने वाला कोई बेजान और बेवकत कीड़ा समझा जाता है? कभी किसी दौर में औरत की हैसियत नहीं बदली। बड़े बड़े दावे किए गए औरत को इज्जत दिलाने के, लेकिन इस्लाम के मानने वाले खुद औरत को इज्जत देने पर तैयार नहीं है। मैं आज शायद तुझे छोड़ देता राजी, क्योंकि पहले अब्बा ने तुझे दबोचा और फिर अम्मा ने तेरी बुरी हालत कर दी। लेकिन क्या करूं, कल तेरा शोहर फहीम पूरे हफ्ते के लिए आ रहा है और फिर पूरा हफ्ता मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। तुम क्या जानो राजी, मैं कितना मजबूर हूँ, मुझे तुमसे कितना प्यार है। बंद कर अपनी ये बकवास। इस गैर मतवक्का जुमले से तो जेठ की गैरत पर जबरदस्त चोट पड़ी। तुझे तो अब इस बात कहने का बदला हर हालत में ही चुकाना होगा। सो इस तरह जेठ ने पूरे होशो हवास और जोशो खरोश से चुकाया ये बदला।
इस घर में पिछले 10-11 साल से यही कुछ हो रहा था। आज से 11 साल पहले राजी भी एक मासूम, अल्लड़ और शोखो शंग दोशीज़ा थी। इसी गांव से मुंसलिक 7 वाले घर में अपने बाबा और अम्मा की लाडली, अपने दोनों भाइयों की आंखों का तारा थी। उसकी जिंदगी बेहद हसीन थी उस वक्त। उसके जवान कहकहे हर सिमत बिखरते रहते थे। एक रोज उन कहकहों के ताकुब में 7 वाले गांव का एक नौजवान जब फलों के बाग में पास पहुंचा तो राजी की स्याह क्यामत आंखों ने फहीम के दिल पर जैसे कयामत बर्पा कर दी। जब फहीम ने उसका अता पता चलाया तो पता चला कि वो एक कम हैसियत मज़ारे की बेटी है, लेकिन जवानी में तो अमीर हो के गरीब, मोहब्बत का जादू तो सर चढ़कर बोलने लगता है। उसने अपने माँ बाप से राजी से शादी की फरमाइश कर बैठी। फहीम का घराना अखलाकी लिहाज से कभी भी बुलंदी पर ना था, लेकिन दौलत के अंबार और रुपए पैसे की रेल पेल उनके तमाम ऐबों को ढांप लेती थी। सारा गांव जानता था कि वो किस तरह के लोग हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। फहीम भी कुछ अच्छी आदत का मालिक नहीं था। शादी के बगैर ही वो सब कुछ हासिल कर लिया करता था, लेकिन अब की बार दार गलने वाली ना थी, क्योंकि मामला राजी का था। वो शादी से पहले उंगली से छूने तक की भी रवादार ना थी। इसीलिए फहीम को अपने बाप से शादी की बात करना पड़ी। जब बाप को मालूम हुआ कि वो लोग उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं हैं, तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर बेटे ने भूख हड़ताल कर दी। इसीलिए फहीम की माँ को जाना ही पड़ा रिश्ता मांगने के लिए। फहीम के माँ और बाप दोनों राजी को देखने के लिए गए। फहीम के बाप ने जब राजी को देखा तो वो तो शश्तर रह गया। उसकी तो राल टपकने लगी, आंखों में शैतानी चमक में और इजाफा हो गया। फहीम अपने बाप की मकरू शक्ल ना देख सका। और फिर जब फहीम के बाप ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया तो वो तो खुशी से दीवाना हो गया। उधर राजी के घर वाले भी खुद को बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर कर रहे थे कि उनकी बेटी कैसी किस्मत की धनी निकली है। रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी हथेली पर सरसों जमाने वाली बात थी। फहीम के बाप ने कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ राजी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद राजी दुल्हन बनकर अपने नए घर में पहुंच गई। पूरा हफ्ता राजी के लिए किसी हसीन ख्वाब की तरह खूबसूरत गुजरा, लेकिन जब 8वें दिन फहीम वापस शहर जाने लगा तो वो बड़ी हैरान हुई। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी? देखो राजी, हमारे खानदान की रवायत है कि बहू ससुराल में ही रहती है, लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी आपके बगैर? अकेली कहाँ हो तुम? अम्मा, अब्बा, भाई, भाभी सब लोग तो मौजूद हैं तुम्हारे पास। देखो ये सारा अरसा चुटकी बजाते गुजर जाया करेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तुम कुछ देर के लिए मेके भी चली जाया करना, अगर अब्बा ने इजाजत दी तो। हाँ, ये बात ठीक है। फिर राजी ने रोते हुए फहीम को रुखसत किया। उसके ससुर ने प्यार से उसके आंसू साफ किए और मोहब्बत से उसे गले लगाया, लेकिन ससुर के लम्स में अजीब सी शिद्दत और कुछ और भी ऐसा था कि जिसे वो कोई नाम न दे सकी। लेकिन रात को जब सब सो गए और ससुर आंखों में वहशियाना सी चमक और जज्बात लिए उसके कमरे में आ गए तो एकदम उसका दिल जैसे डूबने लगा। और फिर जब ससुर ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई तो उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। उसने गैर यकीनी नज़रों से हरासा होकर उनकी तरफ देखा, लेकिन हर वो बात जिसे वो कोई नाम दे सकती थी उसकी समझ में आ गई। आपको क्या चाहिए था अब्बा जान? राजी ने बुरी तरह बौखला कर पहले ससुर की तरफ देखा और फिर बंद दरवाजे की तरफ। वो उस वक्त सहमी सहमी सी लग रही थी। फिर ससुर ने उसे बता दिया कि उसे क्या चाहिए था, जुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से। राजी को अपने बचाव की कोई तरकीब काम ना आई, और ना ही उसका चीखना चिल्लाना और ना ही जोर जोर से दरवाज़ा बजाना। उसकी सारी मेहनत रायगा गई। यूं लग रहा था जैसे सब अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं, या फिर सब ही इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। बाद में फिर उसे इल्म हो गया कि ये सब के सब इस साजिश में शरीक थे कि जब वो लुटी पटी एहसासात से आरी हैरत और दुख की आखिरी हदों को छूती निढाल लेटी थी, तो थोड़ी देर बाद उसका जेठ उसी तरह कमरे में दाखिल हुआ और फिर वही दरवाज़ा बंद होना, कुंडी लगना, फिर वही वहशत, दीवानगी, आवारगी और फिर वही ड्रामा दोहराया गया। सुबह वो कमरे से निकलने की हिम्मत ना कर सकी। थोड़ी देर बाद ही उसकी सास दंदनाती हुई अंदर आ गई। ये किसका सोग मना रही है तू? सास ने अंदर आते ही उसे बालों से पकड़कर खींचा तो उसकी चीखें निकल गईं और दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये टसवे उसे दिखा जिस पर इसका असर होता हो। मैं भी औरत हूँ, कोई मर्द नहीं कि औरत के आंसू उसे मोम कर दें। मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू किसी फाहशा से कम नहीं है। मर्दों को काबू करने का हुनर खूब आता है तुझे।
تو نے تو میرے مجبور اور معصوم شوہر کو بھی قابو میں کر لیا۔ اللہ کی پناہ، میرے پاک باز شوہر نے تو آج تک آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن تو آخر کون سی طاقت ہے تیرے پاس اور کون سا گر جانتی ہے تو کہ اسے بھی اپنے جال میں پھنسا لیا؟ ارے اتنا تو سوچا ہوتا کہ تیرے شوہر کا باپ ہے اور پھر یہ سب حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ ارے ابھی تو فہیم کو گئے ہوئے ایک دن ہی ہوا ہے اور تو ایک دن نہ صبر کر سکی؟ تیرے جیسی عورتیں، ارے تیرے جیسی نچلے طبقے کی عورتیں۔ وہ اپنے دل کی آگ اس پر انڈیل کر باہر نکل گئی۔ راجی میں ہلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس کا دماغ شدت غم سے سن تھا اور اس کے سارے احساسات و جذبات تقریباً مردہ ہو چکے تھے۔ ابھی ساس کو گئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کے بعد راجی کی جٹھانی آ گئی اور وہ بھی مغلظات کا طوفان بک کر چلی گئی۔ ان لوگوں کی جلی کٹی جگر کو چھلنی کر دینے والی مغلظات سن کر راجی کے دل میں غصے کی شدید لہر اٹھی۔ پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ان دونوں عورتوں کو سب کچھ معلوم تھا اور یہ دونوں اپنے شوہروں کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، لیکن وہ صرف اپنا پاؤں میرے اوپر رکھنے کی خاطر یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ دیدہ دلیری کی انوکھی مثال ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں شادی سے پہلے جو کچھ سنا تھا وہ سب ٹھیک تھا، اور ہم نے ان کے بارے میں جس بات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اصل میں وہی بات صحیح تھی جس پر فوکس کرنا ضروری تھا۔ اب کیا ہوگا اگر فہیم کو پتہ چلا تو؟ اور پھر فہیم کو کیسے بتاؤں گی یہ سب کچھ؟ کیا فہیم کو ان باتوں کا پہلے سے علم تھا؟ کیا فہیم بھی اس میں شامل تھا؟ وہ یہ سب کچھ سوچ کر پوری طرح جان سے کانپ گئی اور اس کا پورا جسم شدت اور خوف سے لرزنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ایک دم رک گئی۔ امی، کیا میں اپنے گھر اپنی اماں کے پاس جا سکتی ہوں چند روز کے لیے؟ ارے بیٹی، سسر اسے دیکھ کر شاطرانہ انداز میں مسکرایا اور پھر بولا، ابھی تو تمہارے مبارک قدم اس گھر میں آئے ہیں، ابھی تو تم ہمیں اپنے ناز نخرے اٹھا لینے دو۔ ہم کیسے تمہاری ناز برداریاں کرنے کو تڑپ رہے ہیں تم کیا جانو، لیکن میں جلدی آ جاؤں گی ابو۔ لیکن فہیم تمہیں اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا، سسر سکون سے بولے۔ میرا بیٹا مجھے خود کہہ کر گیا ہے کہ راجی میرے آنے تک یہیں رہے، اور جب میں واپس آؤں گا تو خود اسے لے کر اس کی ماں کے گھر میں جاؤں گا۔ لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ ارے اس نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، ورنہ وہ تو تمہارے میکے کے جاہل اور نچلے طبقے کے افراد کو دل سے ہی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو اس کا دل بس تمہارے خوبصورت چہرے پر آ گیا تھا، ورنہ تو کبھی وہاں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساس، جیٹھ اور جٹھانی نے بھی باری باری اس کے میکے کی کمتری کا ذکر نہایت بھونڈے انداز میں کیا، اور یوں اس کے نہ جانے پر مہر ثبت کر دی گئی۔ سسرال والوں کا یہ رویہ دیکھ کر اس کا دل انجانے خدشات سے ہولتا رہا۔ اس کے تمام خدشات پوری صفائی سے سچ ہو رہے تھے۔ فہیم کے آنے سے پہلے پورا ہفتہ ہر روز کنڈی چڑھانے کا ڈرامہ باپ بیٹے کے درمیان باری باری پورے جوش و خروش سے کھیلا جاتا رہا، اور ہر ڈرامے کے بعد اس کی ساس اور جٹھانی اپنے دل کی جلن اسے زدکوب کر کے کم کرتی۔ راجی کو اب بڑی شدت سے فہیم کا انتظار تھا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم، بربریت اور درندگی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کو اپنے کمرے میں آیا تو وہ بری طرح فہیم سے لپٹ کر رونے لگی۔ شدت کے مارے اس کی ہچکی بند گئی۔ ابھی فہیم سے کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی کہ فہیم نے اسے اپنے سے جدا کیا اور دھکا دے کر اسے فرش پر گرا دیا۔ مجھ سے دور ہو جا فحاشا عورت، وہ نفرت سے بولا۔ راجی فرش پر گری ششدر انداز میں نا امیدی و بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ مجھ تک تمہاری بے حیائی کی ساری داستانیں پہنچ چکی ہیں۔ اب میں تمہارے غلیظ وجود کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، دور رہو مجھ سے۔ اے میرے اللہ، یہ کیا ہوا؟ فہیم کو پہلے ہی جھوٹی کہانیاں سنا کر میرے خلاف کر دیا گیا ہے۔ اب میں کیسے اپنی سچائی ثابت کروں اور کیسے میں اس کے اتنے قریبی رشتوں کا اصل چہرہ اسے دکھاؤں؟ میں کیسے خود کو بے قصور ثابت کروں؟ کیا میں کبھی اسے ان باتوں کا یقین دلا سکوں گی کہ سارے سین میں اصل مظلوم اور قابل رحم کردار میرا ہے؟ راجی نے پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی کھائی اور اس کے سامنے تمام حقائق بھی بیان کیے، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پارٹ۔ فہیم نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ خود بھی رات بھیگنے پر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس کا بھائی اور باپ کنڈی چڑھا کر کرتے رہے تھے۔
तब उस पर यह हकीकत खुली कि वो सब एक ही थे और ये सब के सब इस घिनौने फेल में बराबर के शरीक थे। उनकी औरतें भी इस ड्रामे में शामिल थीं। ये बात तो तय है कि कोई भी औरत अपने शोहर के साथ किसी की भी शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन उसकी सास खुद भी इस बात से खौफजदा थी कि कहीं सुसर बहक कर किसी और औरत को इस घर में उसकी सौतन बनाकर ना ले आए। और जिठानी के खदशात भी अपने आदमी के बारे में यही थे कि शोहर बाहर हर तरफ मुंह मारने और दूसरी या तीसरी शादी करने की बजाय घर से ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले। हालांकि वो दोनों राजी से सख्त नफरत करती थीं और अपनी जलन, नफरत और अपना गुस्सा उसे मार पीट कर या जुबान से चरके लगाकर उतार लेती थीं। राजी इस घर में तीसरे दर्जे की शहरी से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मसला ये था कि वो अपनी माँ को कैसे ये शर्मनाक बात बताए। फिर भाइयों के सामने भी ऐसे मामलात पर उसकी ज़ुबान नहीं खुल सकती थी। अब उसके दुख दर्द का कोई साथी नहीं था। वो तो अब किसी सहेली को भी राजदार नहीं बना सकती थी। इस शशोपंज में वो मुब्तला थी कि उसके घर में मुन्नी पैदा हो गई। फिर यके बाद दीगरे 4 बच्चे ज़ाया भी हुए और उसके बाद फिर बबलू और छोटे इकट्ठे इस दुनिया में आ गए। एक हफ्ते की खुशी के बदले 11 साल की तवील अज़ियतनाक दुखों से अबारत मुसाफतें। इतना महंगा सौदा इतनी अर्जा कीमत पर। अगर खूबसूरती के साथ इतने होलनाक नसीब जुड़े हुए हैं तो अल्लाह किसी को भी इतना खूबसूरत ना बनाए, या फिर उसे धड़कता दिल अता ना करे कि जो सिर्फ दुखी होना जानता हो, या फिर ऐसा जिस्म ना दे कि जो चोट खाने के बाद भी एहसास से आरी ना हो सके। मुकद्दर तो ऊपर वाला ही लिखता है, फिर होनी को कौन टाल सकता है। अल्लाह ने इखलाकी हदूद मुकर्रर की हैं, लेकिन इंसान उन्हें दीदा दलेरी से पामाल करता है। कहते हैं कि औरत तो नाम ही कुर्बानी का है, लेकिन कुर्बानी तो एक मुकद्दस फेल है। आखिर वो किस चीज़ पर कुर्बान हो गई? उसे किस लिए कत्ल किया गया? एक बार नहीं 1000 बार उसे ज़बरदस्ती मक्तल में ले जाया गया था। खुदकुश हमलों में मर जाने वाले लोग खुशकिस्मत होते हैं जो शहीद कहलाते हैं। हालांकि वो उस वक्त शहीद होने की आरजू लेकर वहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन जो दहशत गर्दी उसके साथ हो रही थी उसे क्या कहिए कि दहशत गर्दी में जान से हाथ धो बैठने वाले एक ही बार उसकी लपेट में आकर छूट जाते हैं। लेकिन राजी तो रोज़ाना ज़ख्मी होती थी। उसके जिस्म पर लगने वाले ज़ख्म मिट जाते थे, लेकिन रूह पर लगने वाले चरके तो कभी ठीक ना हो सके थे। उसकी रूह तो अभी भी शदीद ज़ख्मी थी, लहू लहू थी। हर वक्त रिश्ता लहू अब नासूर बन गया था, लेकिन वो कितनी सख्त जान थी कि फिर भी जिंदा थी। इन 11 बरसों में पहले उसकी अम्मा इस दुनिया से रुखसत हुई, फिर उसके बाद उसका बाप भी उनके पीछे पीछे सुधार गया। उनकी जुदाई को याद करके वो फूट फूट कर रोती। भला क्यों? इसलिए कि अपने दुख तो ना वो पहले उन्हें कह सकी थी और ना बाद में कभी कहने वाली थी। फिर इतना रोना किस लिए था? शायद दिल में जमा हो जाने वाले समंदर नुमा आंसुओं को बहाने का सुनहरी मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जब उसके भाइयों की शादियां हो गईं तो उसकी भाभियों को भी अपनी अकलौती ननद से कोई उन्स नहीं था। पहले भी वो कम कम ही जाती थी, लेकिन अब तो उसने वहां जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके जाने से उसकी भाभियों का मुंह बन जाता था। अम्मा ने भी तो कभी शिकवा नहीं किया था कि बेटी तू इतना कम क्यों आती है, ज़रा जल्दी जल्दी आया कर ताकि मेरे दिल में ठंड पड़े। बल्कि अम्मा जब भी बोली तो सिर्फ ये कि अब मेके को भूल जाओ, हर वक्त अपने ससुराल में रहा करो, हर वक्त इधर ही दौड़ी दौड़ी ना आया जाया करो। ससुराल ही तुम्हारा असली घर है और अब तुम्हारा जीना मरना भी वही है। हाँ, अम्मा ठीक ही तो कहती थी, उसे रोज़ वहाँ मरना ही तो होता था और फिर अगले रोज़ सोग मनाकर दोबारा जीना। ये तो सही था कि अब उसका जीना मरना वही था, उस मनहूस घर में जहाँ उसकी इज्जत का रखवाला कोई ना था। एक रोज़ फ़हीम इतला के बगैर अचानक ही आ गया। जब वो अंदर आया तो जेठ जी उसके कमरे में मौजूद थे। फ़हीम को देखकर फ़ौरन वो उठ खड़े हुए। जाते जाते एक मकरू और खसियानी हंसी उनके लबों पर थी और चंद मुहम्मल अल्फाज। वो बस आज दिल ज़रा ज़्यादा घबरा रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ कौन किसी से शिकवा कर रहा था और यहाँ कौन सा किसी के खून में गैरत से उबाल उठ रहे थे। फ़हीम ने उससे नज़र मिलाए बगैर हुक्म दिया, कुछ खाने को है तो ले आओ। पहली बार राजी के दिल में उबाल उठने लगे और उसका जिस्म गुस्से की ज्यादती से कांपने लगा। उसने कितनी बार सोचा था कि आखिर को मर्द है,
اگر اپنی آنکھوں سے بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھے گا تو ضرور اس کی غیرت جاگے گی، تب شاید اسے ہر روز کی پھانسی سے نجات مل جائے، لیکن آج اس کی وہ آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر شدید غصے میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے اپنے کپڑے ہاتھوں سے درست کیے اور عین اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آخر کیسے مرد ہو تم؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ فہیم نے مڑ کر پہلے تو حیرت سے راجی کی طرف دیکھا، اسے تو خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے یہ سوال بھی کرے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم نہیں جانتے؟ تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ کیا تم اندھے ہو کہ تمہاری عزت کو تمہارے ہی سامنے بے عزت کیا جائے؟ تم خود ہی بتاؤ پھر ایسے مرد کو کیا کہتے ہیں؟ عزت؟ کیسی عزت بے وقوف عورت؟ کون سی عزت؟ تم جیسی عورتوں کو عزت سے کیا لینا دینا؟ مجھ جیسی عورتیں؟ مجھ جیسی عورتوں کو مجھ جیسی کس نے بنایا ہے؟ تم جیسے مردوں نے۔ تم جیسے مرد جو دھرتی پر یوں اکڑ کر چلتے ہو جیسے تم بادشاہ ہو کسی دیس کے، لیکن اصل میں تم دھرتی کا بوجھ ہو۔ جس عورت کا گھر والا اتنا بے غیرت ہو، اتنا بے حس ہو کہ اپنی عورت کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اسے مرد کہنا بھی مردوں کی شان میں گستاخی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تجھے اپنا گھر والا کہتے ہوئے۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میری عزت بچا سکو؟ ان ہاتھوں کو توڑ دو جو میری طرف بڑھتے ہیں۔ میری نظر میں تم مرد نہیں، چوہے ہو، چوہے۔ سنا تم نے؟ تم ایک ڈرپوک، بزدل اور کمزور سے چوہے ہو۔ راجی کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے لڑکھڑا گئی۔ یہ سب سن کر فہیم آگے بڑھا اور اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تم بد زبان عورت ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں گاؤں میں بڑے سرداروں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ تم پر ہی عزت کا بھوت سوار تھا۔ اگر شادی کے بغیر ہی میرا ساتھ دے دیتی تو یہ حال نہ ہوتا تمہارا، ہر روز یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا تمہیں، لیکن تم پر تو عزت کا جو بھوت سوار تھا، اس کے لیے مجھے اپنے باپ کے آگے گڑ گڑانا پڑا۔ اس وقت تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں تمہارے بنا مر ہی جاؤں گا، لیکن آج تو یہ حقیقت بھی سن لے کہ میرا باپ اسی شرط پر راضی ہوا تھا تجھ سے شادی پر کہ شادی کے 1 ہفتے بعد میں یہاں سے تمہارے بغیر ہی چلا جاؤں گا، پھر ابا اور بھائی تمہارے ساتھ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لیکن فہیم کا غصہ ابھی ٹھنڈا کہاں ہوا تھا۔ راجی کی اتنی جرت کہ وہ اسے چوہا کہے؟ اس روز کی مار وہ کیسے بھول سکتی تھی بھلا؟ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو تیش سے بولا، اگر تو نے آئندہ زبان چلائی تو چیونٹی کی طرح تجھے مسل کر رکھ دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ رات کے اندھیرے میں جیسے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہ ساری رات سسکتے زخموں کو لیے پڑی رہی، اپنی زندگی پر نوحہ کنا، اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ صبح منی نے اسے ہلایا، اماں اٹھو نا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اٹھی، اپنی بیٹی منی سے پانی منگوا کر پیا اور چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سارا جسم درد سے پھوڑا بنا ہوا تھا۔ اماں کہاں جا رہی ہو تم؟ بڑی سخت بھوک لگی ہے، ببلو اور چھوٹے چلائے۔ اماں کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، منی نے اس سے کہا، لیکن راجی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بچوں کو نظر انداز کر کے پھر سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ صحن میں اس کی ساس اور جٹھانی سبزی کی ڈلیاں سامنے رکھے سر جوڑے راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ ارے صبح ہی صبح تو کدھر جا رہی ہے؟ راجی خاموشی سے دروازے کی سمت چلتی رہی۔ بتاتی کیوں نہیں حرام زادی؟ گونگی ہو گئی ہے کیا؟ سسر نے اپنا غصہ گالی دے کر نکالا، لیکن وہ لڑکھڑاتی چال کے ساتھ صحن پار کر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ آج ہر زخم کا درد پہلے سے سوا تھا، چیخ رہا تھا، درد سے نڈھال تھا۔ آج ان زخموں سے نکلنے والا خون جمع نہیں تھا بلکہ غصے میں ابل رہا تھا۔ وہ کسی طرح لڑکتی لڑکھڑاتی کلینک تک پہنچ گئی۔ اتنی صبح کلینک ابھی کھلا بھی نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہوا نے سرگوشی کی، بچوں کے باپ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے باپ کا نام؟ پھر ایک دم سے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اسے یوں اچانک کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی صبح؟ کیا بات ہے؟ مرہم پٹی کروانی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر نے اس کی زخموں سے چپکی قمیض کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ تجھے اس سے کوئی غرض تو نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر، لیکن یہ میرے شوہر نے کیا ہے، تجھ ہی جیسے ایک غیرت مند مرد نے۔ ڈاکٹر کو اس کی طنز پر غصہ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی حیرت ہوئی، کیونکہ گاؤں میں پہلے بھی وہ ایسے کیس دیکھ چکا تھا۔ مردوں کا اپنی بیویوں کو مارنا اور اتنی بے دردی سے مارنا، یہ سب کچھ اب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ تم چلتے ہو یا نہیں؟ ابھی اتنی صبح کوئی لیڈی ہیلتھ، میرا مطلب ہے کوئی نرس نہیں آئی؟
इसलिए तुम्हें क्लिनिक में बैठकर इंतज़ार करना होगा। जब वो औरत आ जाएगी तो पट्टी कर देगी। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती बाबू, मुझे वापस घर भी जाना है। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको नाश्ता बनाकर देना है और फिर बाद में मेरे सारे दिन के काम भी निपटाने हैं। इस हालत में मेरा मतलब है ये कोई पहली बार नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी मरहम पट्टी कौन करेगा अभी? तुम ही कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कैसे? ये भी पहली बार नहीं होगा बाबू कि कोई गैर मर्द इस जिस्म को देखे। तुमने मरहम पट्टी करनी है या फिर मैं किसी राह चलते को पकड़ कर ले आऊं? ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर ने सोचा, आखिर मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मुझे इस औरत को सिर्फ एक मरीज समझकर ट्रीट करना है, घबराने का क्या मतलब है? लेकिन डॉक्टर को उसका वो जुमला जहन में मुसलसल किसी नोकदार कांटे की तरह चुभ रहा था कि ये भी पहली बार नहीं होगा बाबू कि कोई गैर मर्द इस जिस्म को देखे या छुए। काम से फारिग होकर उसने चाय बनाई और चंद बिस्किट के साथ उसके सामने रखी। राजी ने इनकार नहीं किया, बल्कि खामोशी से उसने ये दोनों चीज़ें हलक से नीचे उतार लीं। इस अरसे में डॉक्टर बगौर उसका जायज़ा लेता रहा। उस मजलूम औरत के सीने में बड़े तूफान छुपे थे। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना पसंद करोगी? कहानी? वो बेख्तियार हंस पड़ी। तुम मेरे साथ होने वाले वाक़यात को कहानी का नाम दे रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि तुम मुझे इतनी मजलूम और दुखी औरत नज़र आती हो। आखिर क्यों? क्या तुम मुझे इसकी वजह बताना पसंद करोगी? तुम सह नहीं सकोगे डॉक्टर, या तो यकीन नहीं करोगे या फिर सच को हजम नहीं कर सकोगे। आखिर को तुम भी तो एक मर्द ही हो ना, इसलिए मर्दों ही की हमायत करोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पाला किस किस्म के मर्दों से पड़ा है, लेकिन इस दुनिया के सब मर्द एक जैसे नहीं होते। हाँ, तुम ठीक ही कहते होगे, लेकिन तुम डॉक्टर हो, गैर हो। वो बातें जो मैं शर्म की वजह से अपनी माँ जाई को नहीं बता सकती थी, अपनी इज्जत और बेवक्ती के ख्याल से अपनी किसी सहेली से ना कह सकी, शायद तुम्हें बताते हुए इतनी झिझक महसूस ना हो। यूं भी अब कैसी शर्म और कौन सी इज्जत, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। 11 साल काफ़ी होते हैं इन चीज़ों को उतार फेंकने के लिए। उसकी दास्तान सुनकर डॉक्टर बहुत दुखी हुआ। उसे राजी पर बेपनाह रहम आया, लेकिन वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो कितनी ही ऐसी औरतों से मिल चुका था। उसकी दास्तान सुनकर वो काफ़ी देर खामोश बैठा उसे देखता रहा। राजी ने हैरत से उसे देखा। तुम कुछ कहोगे नहीं बाबू? मैंने अपना दिल खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया है और तुम यूं होंठ समेटे बैठे हो जैसे बहरे हो। तुमने कुछ सुना ही ना हो। क्या कहूँ इसके अलावा कि तुम इतनी कमज़ोर हो, इतनी बुज़दिल हो कि तुमने अपने साथ ये सब कुछ होने दिया और तुम खामोश रही। 11 साल, पूरे 11 साल तुमने खुद पर जुल्म होने दिया, उन सबको दीदा दिलेरी और बेशर्मी से शर्मनाक सलूक रवा रखने दिया, और फिर उनकी मार भी खुद ही सही। ये कमज़ोरी और बुज़दिली नहीं तो क्या है? औरत कमज़ोर ही सही, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं है। तो क्या करती मैं? अच्छा फिर तुम ही बताओ डॉक्टर कि मुझे क्या करना चाहिए था? क्या बोलो क्या? राजी अब बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी और वहीं ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर तड़प तड़प कर रोने लगी। डॉक्टर को हकीकतन उसके रोने से तकलीफ़ हो रही थी। उसके हालात सुनकर उस पर रहम भी आ रहा था और गुस्सा भी, लेकिन अब जो होना था सो हो चुका था और अब गुजरा हुआ सफ़ाक वक्त भी वापस नहीं आ सकता था। अब फिर से वो हंसती खेलती मासूम राजी नहीं बन सकती थी, लेकिन उस सारी दास्तान से उसने कुछ नताइज ज़रूर अखज़ किए थे। राजी रोते रोते थक गई तो उसने सर उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में मजलूमियत के अलावा शिकायत भी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बाबू कि तुम भी मुझे ही कसूरवार समझोगे। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं समझता राजी, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर एक सच्चाई ज़रूर जान गया हूँ। और वो क्या है? वो ये कि असल में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। राजी का मुंह हैरत से खुल गया। वो कैसे? राजी, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी सास और तुम्हारी जिठानी कैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? बहुत अच्छा और अमीर कबीर ख़ानदान है उन दोनों का। कई मुरब्बा ज़मीनें हैं, कई फैक्ट्रियां हैं उनकी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो बाबू? इसलिए कि तुम्हारी असल दुश्मन वो दोनों औरतें ही हैं। उन्होंने ही तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, वरना उनकी पोजीशन तो बहुत मजबूत थी और उन दोनों की मर्जी के बगैर उनके शोहर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। नहीं समझी ना तुम मेरी बात? मैं बताता हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये तो तय है कि ख़ानदान के मर्द अयाश हैं, लेकिन तुम्हारा सुसर,
तुम्हारी सास पर सोतल लाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ससुराल वाले वो मुरब्बा उससे वापस ले सकते थे जो जहेज में दे चुके थे। और ज़मीनों में इतनी ताकत होती है कि बीवियां अपनी बात मनवा सकें। फिर वो अपनी अय्याशी भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे घर से बाहर हर रोज़ नया शिकार तलाश करने की बजाय अगर घर में ही ऐसी गरीब और मस्कीन लड़की मिल जाए जो रुतबे में उनकी हम पल्ला होने की बजाय उनसे कमतर हो, तो इसमें क्या हर्ज था। अब उनके शोहर रोज़ाना बाहर जाने से भी बच जाते हैं और उनकी ज़रूरियात भी घर में ही पूरी हो जाती हैं। ये सुनकर राजी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखती रही। उसकी तो ज़ुबान जैसे खामोश हो चुकी थी, लेकिन फिर वो मुझे इतना मारती क्यों थी अगर ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा था। अरे बेवकूफ़ औरत, दिल की जलन कम करने का कोई तरीका तो चाहिए था ना उन्हें। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुमसे खुश होंगी? कौन औरत बर्दाश्त करती है कि उसका शोहर उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाए। अब राजी की समझ में कुछ कुछ बात आ रही थी, लेकिन फ़हीम, मेरा घर वाला, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करता था। तुमने बताया ना कि उसे उसी वक्त बहका दिया गया था जब वो हफ्ते बाद पहली बार घर आया था। उसे तुम्हारे खिलाफ कर दिया गया था। तुम उसके दिल से उतर गईं तो उसे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यूं भी वो शहर में खुद ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहा था, इसलिए उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं थी। लेकिन बाबूजी, क्या मैं देखने में ऐसी लगती हूँ? क्या मैं इतनी बुरी औरत लगती हूँ कि उसने इतनी आसानी से सबकी बातों का यकीन कर लिया? दिल से हो सकता है उसे यकीन ना हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यकीन कर लेना उसकी ज़रूरत थी ताकि वो किसी को जवाब दे ना हो और ख़ुद भी खुलकर खेल सके। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बेहद संजीदा नज़रों से उसे देखा और बोला, देखो राजी, बात यह है कि तुम जिस माहौल में रहती हो और तुम्हारे घर में तुम्हारे इर्द गिर्द जिस किस्म के लोग हैं, इस तनाजुर में तुम्हारा शोहर ही बेगैरत आदमी है, इसलिए कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है तुमने खुद ही करना है, इसलिए अब तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। तुम ठीक कहते हो बाबू, इतने साल गुजर गए और मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी कि अपने मैके चली जाती, लेकिन माँ ने तो कहा था कि अब मर के ही तुम्हारा जनाजा इस घर से निकलना चाहिए। अगर मैं उन्हें खुद पर होने वाले जुल्म बताती तो फिर क्या नतीजा निकलता। सब जानते थे वो किस किस्म का ख़ानदान है, फिर भी मुझे वहाँ ब्याह दिया। अगर मैं माँ को ये सब कुछ बता देती तो वो यूं करती मेरे साथ जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सब जानते हैं कि वहाँ चौधरियों और वडेरों का यही तरीका है। मेरे घर वाले का ख़ानदान भी इसलिए बदनाम था कि उनके डेरों पर हर वक्त मजलूम गरीब लड़कियों के साथ ये सलूक होता था। मैंने कई बार भाग जाने का भी सोचा, लेकिन भाग कर कहाँ जाती। मेरे लिए पनाह हासिल करने की कोई जगह नहीं थी। तंग आकर मरने का सोच सकती थी, लेकिन तब तक मुन्नी पैदा हो गई थी। उसे जालिमों के आसरे पर कैसे छोड़ देती। और फिर जब एक बार मेरी इज्जत ही ना रही तो फिर मैं बेहिस हो गई और फिर सब कुछ इसी तरह चलने दिया। कहते हैं कि औरत शोहर के पाँव की जूती है, लेकिन मैं तो सबके पाँव की जूती बन गई हूँ। तुम जानते हो ना कि मेरी शादी होते ही उन्होंने ज़्यादातर नौकरों को निकाल दिया था। बस एक दो ख़ास नौकर हैं, सुसर के मुँह चढ़े। उन्हें शायद मेरी रखवाली और जासूसी के लिए रख लिया गया और फिर मुझे ही हर काम सौंप दिया गया, जैसे मैं नई दुल्हन ना थी। कोई नौकरानी मिल गई थी उन्हें, मुफ्त की नौकरानी भी, और एक चीज़ भी जिस पर हर कोई हर वक्त आने पर अपना गुस्सा निकाल कर अपना जी हल्का कर सके। अभी भी कोई नौकर मेरी जासूसी को ज़रूर आया होगा। नौकर भी सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। मेरी कोई इज्जत उनके दिल में नहीं है। वो ऐसी नज़रों से मुझे देखते हैं कि दिल चाहता है कि बस कुएं में छलांग लगा दूं। उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया निकल आया। मैं तुम्हें सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि तुम खुद को कमज़ोर औरत समझती हो, अब तुम एक मजबूर औरत में ढल जाओ। सोचो और खूब सोचो कि तुम कैसे ये सब कुछ रोक सकती हो और कैसे अपनी बेइज्जती का बदला उनसे ले सकती हो। अरे तुम गोश्त पोस्ट से बनी हुई एक औरत हो। अगर एक छोटी सी चूंटी को भी हद से ज़्यादा तंग किया जाए ना, तो वो भी इतने बड़े हाथी की मौत का सबब बन सकती है। राजी की लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। आखिरी बार उसे मारने के बाद फ़हीम ने यही कहा था, अगर मेरे सामने फिर ज़ुबान चलाई तो चूंटी की तरह मसल दूंगा। डॉक्टर ने मरहम पट्टी के साथ दर्द दूर करने का इंजेक्शन भी लगा दिया, इसलिए उसे थोड़ा सुकून नसीब हुआ तो उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ बाबूजी, अगर ज़्यादा देर हो गई तो फिर मेरी शामत आ जाएगी। पर वादा करो खुद को मजबूत करोगी और उनसे बचने का तरीका ज़रूर सोचोगी। वो कैसे वादा कर लेती, किस बरते पर करती? कोई भी तो उसके साथ नहीं था।
शोहर तक को हमदर्दी नहीं थी उससे। शोहर को तो शायद उसकी ज़रूरत भी ना थी, वो अपनी ज़रूरियात वहीं शहर में जो पूरी कर लेता था। ये भी मुमकिन था कि वहाँ उसने शादी भी कर रखी हो और घर वो सिर्फ माँ बाप से मिलने जुलने के लिए ही आता हो। वो यही सोचती कच्चे रास्ते पर चलती आ रही थी कि कानों में हवा ने सरगोशी की। बच्चों के बाप का नाम क्या है? वो खौफजदा सी खड़ी हो गई। फिर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वो चल पड़ी। ये उसका अंदरूनी खौफ था जो बोल रहा था और उससे सवाल कर रहा था। उसने लाख उन सरगोशियों से बचना चाहा, लेकिन जूं जूं घर नज़दीक आ रहा था उनमें तेज़ी आती जा रही थी। उसने घबरा कर दोनों कानों पर हाथ रख दिया, लेकिन आवाज़ जब दिल के अंदर से उठ रही हो तो उसे कैसे दबाया जाता। भागते हुए अचानक लोहे के पाइप से उसे ठोकर लगी तो वो गिरते गिरते बची। बेख्याली में ही उसने वो पाइप उठा लिया। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जैसे होश में आ गई हो। सामने घर की सारे मकीन खूनख्वार नज़रों से उसे घूर रहे थे। उस खास नौकर के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। उन सब को सारी रिपोर्ट भी मिल गई थी। कहाँ गई थी तो सुबह सुबह बताए बगैर? ये सुसर था। उल्लू की पट्टी, तुझे इस घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जब दिल चाहे अपने यार से मिलने चल देती है। घर के बड़ों से इजाज़त लेने की जरूरत ही नहीं समझती हरामजादी। उस डॉक्टर से कब से यारी लगा रखी है तूने? सास ने भी शोले उगले। एक गैर मर्द से मरहम पट्टी करवाते तुझे शर्म ना आई? नौकर ने इतला दे दी थी कि वो कहाँ गई थी। शर्म? राजी की आंखों से अचानक शोले निकले। शर्म कैसी? गैर मर्द ने कोई पहली बार तो हाथ नहीं लगाया जो मैं शर्म करूं? कम से कम उसने वो तो नहीं किया जो इस घर के इज्जतदार और गैर मर्द करते रहे हैं। सिर्फ मरहम पट्टी ही तो की है, सिर्फ हाथ ही तो लगाया है उसने मेरे जिस्म को, इस जिस्म को। उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया, जिस पर रोजाना कितने ही मकरू कीड़े कलबलाते हैं। बेशरम औरत! सुसर गैज़ो गज़ब से भड़कते हुए आगे बढ़ा। वो उसके बालों को अपने हाथ में लेकर उसके चेहरों पर थप्पड़ों की बारिश कर देना चाहता था। उसको टांगे और ठुड्डे मार मार कर बेहाल करके अपने गुस्से की आग ठंडी करना चाहता था, जबकि सास, जेठ और जिठानी इस तमाशे से महजूज होना चाहते थे। लेकिन उसका जख्म जख्म नीला जिस्म अभी भी उस मार का मुतहमिल नहीं हो सकता था। उसे दर्द के टीके के बावजूद पूरी तरह आराम नहीं आया था, और सुसर की बातों से तो वो ज़रा सा आराम भी रुखसत हो गया था जो थोड़ी देर पहले उसे महसूस हो रहा था। अब तो हर जख्म में दिल धड़क रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लोहे के मजबूत पाइप को देखा और उसे अपने और सुसर के दरमियान करके उसका रुख सुसर की तरफ किया। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा, अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं इस पाइप से उसका सर फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। सुसर, सास, जेठ और जिठानी ने हैरत और गैर यकीनी से उसकी आंखों की तरफ देखा और चंद लम्हों के लिए उन्हें सकता हो गया। लो जी, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। जिठानी थोड़ी कमजोर आवाज में बोली। शायद जायजा लेना चाहती थी कि राजी के सर में समाये हुए सौदे में आखिर कितनी ताकत है, और आज शायद राजी भी दिखा देना चाहती थी कि अगर किसी को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया जाए तो उसका कुदरती अंजाम क्या होगा। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो तो अच्छा है, वरना मैंने अगर तुम्हारी हकीकत भी जेठ जी को बता दी तो तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल तो कुजा किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहोगी। जेठानी ने फटी फटी आंखों से उस औरत की तरफ देखा जो कल तक उसके जूते की नोक पर रहती थी। फिर सास ने तैश में आकर कुछ कहना चाहा तो राजी ने उंगली उठाकर उसे भी वार्निंग दी। तुम सब खुदगर्ज औरतें हो। तुमने सारी उम्र अपने इन अयाश मर्दों की अयाशियां बर्दाश्त की हैं। तुम सब इनके करतूतों को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन जब उसने एक तवाइफ के इश्क में मुब्तला होकर उससे शादी करना चाही तो तुमने क्या किया? तुमने उसे रोकने के लिए अपनी ही जैसी एक औरत को, जो मासूम थी, तुम्हारी बहू थी, तुम्हारी बेटी जैसी थी, उसे ही तवाइफ बना डाला। क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो गरीब थी, तुम्हारी हमपल्ला ना थी, जाहो हशम की मालिक ना थी, जहेज में मुरब्बा और मवेशी नहीं लाई थी। खुद गर्जी की इंतहा कर दी है तुम लोगों ने, लेकिन तुम क्या जानो इन बातों को। अगर तुमने भी किसी बेटी को जन्म दिया होता तो तुम्हें भी पता चलता ना कि बेटी की इज्जत क्या होती है। ठीक ही कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुमने मेरे साथ जो दुश्मनी की वो तुम्हारी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती थी। अगर तुम चाहती तो अपने इन आवारा, बदचलन और बदकमाश शोहरों को रोक सकती थी, लेकिन तुमने तो एक तीर से दो शिकार किए। एक तो अपने शोहर को उस तवाइफ से भी बचा लिया और उसकी अय्याशियों का बंदोबस्त भी घर में ही कर लिया।
राजी के बल खाते तेवर देखकर सुसर ने नौकर को आंखों ही आंखों में इशारा किया, लेकिन राजी आज बहुत ही होशियार और चौकस थी। जैसे ही नौकर उसकी तरफ बढ़ा, उसने पूरी कुव्वत से वो पाइप उसके कंधे पर मार दिया और वो बिलबिलाता हुआ वहीं गिर गया। आज पहली बार राजी ने उनकी आंखों में खौफ और दहशत देखी थी, जिनमें हर दम गरूर, तनतना और खबासत और आवारगी की आमेजिश झलकती थी। उसे एक गोना गो सुकून का एहसास हुआ। साथ ही उसे खुद पर हैरत भी हो रही थी, बल्कि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब बातें उसने की हैं और नौकर पर वार भी उन्हीं कमज़ोर हाथों ने किया है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि वो खुद भी बेयकीनी से ये सब कुछ देख रही थी। कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा अनहोनी ख्वाहिशात भी अक्सर ख्वाबों में हकीकत का रूप धार लेती हैं। तुम ज़रा सब्र करो, तुम्हें जल्द ही तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम बेविकत चूंटी हो, तुम्हें अभी मसल कर रख दिया जाएगा। ये कहता हुआ वो सास को साथ लेकर अपने ही कमरे में चला गया। जेठ और जिठानी ने भी शोले उगलती आंखों से उसे देखा और दूसरे नौकर को बुलाकर पहले नौकर की मरहम पट्टी और देखभाल की हदायत दी। फिर वो दोनों भी पैर पटकते हुए अपने कमरों में चले गए। वो पाइप हाथ में थामे वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में फिर से खौफ की एक लहर सी उठी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इस तरह बच नहीं सकती थी। ये यकीन उसे इसलिए भी था कि सब घाक शिकारी थे और किसी न किसी तरह वो उसे दोबारा घेर ही लेते। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या करेगी? शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसे इसी तरह ही जिंदगी गुजार देनी चाहिए थी। उसके दिल में अब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन उन चंद लम्हों की मलकी हुई थोड़ी सी ताकत ने उसे अजीब सा नशा अता किया था, जो उसके अंग अंग में भर गया था। वो बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी। पाइप अब भी उसके हाथ में था। उसने आटा गूंदा। बबलू और छोटे नाश्ते के लिए उसके इर्द गिर्द बैठ गए थे। मुन्नी कहाँ है? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। मुन्नी कमरे में लेटी हुई है। वो कह रही थी कि उसे बहुत भूख लगी हुई है। जब तक वो कुछ खाएगी नहीं तो उठेगी भी नहीं, बबलू ने बताया। मुन्नी भूख की बहुत कच्ची थी। थोड़ी देर खाना ना मिलता तो कमज़ोरी होने लगती थी। उसने जल्दी जल्दी पराठा बनाकर छाबे में रखा और फिर गोल प्याली में चाय उंडेली और बबलू से बोली, तू जल्दी से जा और मुन्नी से कहकर आप पराठा बन गया है, फ़ौरन आ जाए। बबलू अभी उठा नहीं था कि मुन्नी की घुटी घुटी चीखों की आवाज़ से वो चौंक गई। उसे किसी अनहोनी का शदीद एहसास था। उसने एकदम उसका दिल मसल कर रख दिया। उसने जल्दी से लोहे का पाइप उठाया और कमरे की तरफ भागी। आवाज़ उधर ही से आ रही थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम वहीं जम गए, जैसे वो पत्थर की बन गई हो। दरवाज़ा अंदर से बंद था। यकायक उसमें बिजली सी भर गई और उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? दरवाज़ा क्यों बंद है अंदर से? जवाब में सुसर के वहशियाना मकरू कहकहे ने उसकी टांगों को बेजान सा कर दिया। वो एकदम साकत हो गई और फिर वहशियाना अंदाज में दरवाज़ा खटखटाने लगी, जो थोड़ी देर बाद ही खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उसका चेहरा पत्थरा सा गया और उसकी आंखें फट जाने की हद तक खुल गईं। कितनी देर तो वो अपनी जगह से हिल ना सकी और अपनी नज़रें मुन्नी के ऊपर से हटा ना सकी। न जाने कितनी देर तक वो पत्थर की सिल बनी साकत और जामत खड़ी अपनी बेटी मुन्नी को देखती रही थी कि अचानक ही उधर से ही सुसर का मकरू खबीसाना कहका फिजा में बुलंद हुआ। तो फिर जैसे वो होश में आई, बिजली किसी तेजी से राजी आगे बढ़ी और उसने चादर खींचकर मुन्नी का तन उससे ढांप दिया। मुन्नी को चीखने से मना करने के लिए दादा ने अपने भारी हाथ कुछ इस तरह उसके मुंह पर रखे थे कि मुंह और नाक दोनों ही उसकी जद में आ गए थे। छोटा सा तो चेहरा था उस मासूम बच्ची का। दम घुटने से उसके जिस्म और सांस का रिश्ता कब टूटा। उस दरिंदा सिफ्त इंसान को उसका होश ही कहाँ था। वो तो आज बहू की जुबान पहली बार इस तरह खुलने पर उसे सजा देना चाहता था। अब उसने फातिहा अंदाज से राजी की तरफ देखा और गोया हुआ, तू क्या समझती थी कि मैं तुझे जीने दूंगा और अगर तू इनकार करेगी तो मेरे लिए कोई राह नहीं निकलेगी? अब मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब तेरी बेटी जवान हो गई है। राजी की चीखों पुकार सुनकर घर के तकरीबन सभी लोग उसके कमरे के पास जमा हो गए थे और सब के सब हैरान थे। शायद इतनी बड़ी हद पार करने की तवक्का सुसर से किसी को भी ना थी। सब लोग बेजान मूर्तियों की तरह खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब सुसर भी सबके सामने आंखें झुकाए शर्मसार था। तू क्या समझता है तूने मुझसे बदला लिया है? राजी सपाट आंखों और बेहद अंदाज में उसकी तरफ देखकर बोली,
आज उसकी आंखों में एक भी आंसू ना था। उसके सारे एहसासात मुंजमद हो गए थे, गो के मर गए थे। यूं लगता था कि जैसे वो 11 साल की अजियतों का हिसाब एक ही रोज में ले लेना चाहती थी। तुम जैसे दरिंदे और जानवर से और क्या तवक्का रख सकती हूँ मैं तेरी बहू थी, बेशरम इंसान। बेटी जैसी होती है बहू कमीने आदमी, मैं तेरी बेटी जैसी ही थी खबीस इंसान। तेरे लिए तो अब ये डूब मरने का मुकाम है कि जब तूने अपनी बेटी जैसी बहू को नहीं बख्शा तो अपनी सगी बेटी को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए तुझे कैसे शर्म आती। अब तू सुनना ही चाहता है तो कान खोल कर सुन ले कि ये लड़की, ये 10 साल की मासूम सी लड़की जिसे तूने अपनी हविस का निशाना बनाया है, ये तेरी सगी बेटी है। सुन रहे हो तुम जलील इंसान, ये तुम्हारी सगी बेटी है जिसे तुमने पहले अपनी हविस का निशाना बनाया और फिर उसकी जान तक ले ली। अब कुछ समझ में आया तुम्हारे या नहीं? वो लहू रंग आंखों से चीख कर बोली। आवाज उसके हलक से यूं निकल रही थी जैसे गला शिद्दते गम से बंद हो रहा हो। क्या बकवास कर रही है तू? सुसर का सांस तो सीने में अटक गया। कहते हैं कि औरत ही बता सकती है कि उसके पेट में किसका बच्चा है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ कि मुन्नी का जन्म भी तुम्हारी ही दरिंदगी का नतीजा था और आज उसकी मौत भी तुम्हारी दरिंदगी का नतीजा है। तूने अपनी बेटी को पहले अपनी हविस का निशाना बनाया और फिर तूने अपनी ही बेटी की जान भी ले ली। राजी की जुबानी हकीकत को सुनकर सुसर सीने पर हाथ रख के एक तरफ को झुक गया। उसे हार्ट अटैक हुआ था। कमरे में एकदम भगदड़ मच गई। सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नौकरों को आवाजें दी जाने लगीं। वो उसे उठाकर बाहर लेकर पलंग पर लिटा दिया। कमाल है, राजी ने हैरत का इजहार किया। इतनी सी बात को दिल पर लेने की क्या जरूरत थी? आखिर को सारी उम्र को यही तो किया था। आज क्यों दिल पकड़कर बैठ गया है? बुड्ढा कहीं का ना हो तो। क्या उसे नहीं पता था कि कर्मों का फल इसी तरह मिलता है? क्या ये नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मेरा रब उसे गर्दन से पकड़ेगा और उसकी ढीली रस्सी जोर से खींच लेगा? अपनी बकवास बंद करो और वक्त की नजाकत को देखो, जिठानी आहिस्ता से बोली। तो उसने मुन्नी पर एक नजर डालकर बबलू और छोटू की तरफ देखा, जो मुन्नी की तरफ देख देख कर रोए जा रहे थे। वक्त तो बहुत नाजुक है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही नाजुक है। इसलिए क्यों ना आज मैं तुम्हारी हकीकत को भी खोल ही दूं। जरा जेठ जी को यह भी तो मालूम हो कि तू खुद कितने पानी में है। क्या मतलब है तेरा? जेठ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये जो तेरी बीवी ने घर में मशहूर कर रखा है ना कि तुम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो, ना मर्द हो, तो ये भी एक फ्रॉड है। आज तू भी कान खोल कर सुन ले। वो मशीनी अंदाज में बोल रही थी। इधर ये सुनकर जिठानी का रंग जर्द पड़ गया। जेठ ने पहले उसके जर्द होते रंग को देखा और फिर राजी की तरफ। ये सब इसलिए था कि कहीं तुम औलाद की खातिर दूसरी शादी ना कर लो, इसलिए उसने तुझे मेरे घर का रास्ता दिखाया। हालांकि हकीकत ये है कि ये औरत खुद ही बांझ है। अरे तुम तो ठीक ठाक मर्द हो। हाँ, तुम सबूत चाहते हो ना? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? फिर उसने बबलू और छोटू को पकड़कर आगे कर दिया। ले, आंखें फाड़ कर देख ले। ये हैं 2 जीते जागते सबूत। गौर से देख इनको, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है ना? ये सुनकर जेठ की आंखें डेलों से बाहर निकल आईं। ये दोनों मेरे? वो जुमला पूरा ना कर सका, उसका हल्क खुश्क हो रहा था। हाँ हाँ, ये तुम्हारे ही बेटे हैं दोनों, लेकिन अफसोस कि तुम इन्हें कभी अपना नहीं कह सकोगे, क्योंकि गांव वालों की नज़र में ये दोनों हमेशा फहीम की औलाद रहेंगे। अब सारी जायदाद फहीम और इन बच्चों को मिल जाएगी। फिर उसने एक वहशियाना कहका लगाया। जेठ ने अपने पाँव से जूता उतारा और खूनख्वार नज़रों से बीवी की तरफ देखा। फिर तो रानी थी और उस जूते की कारगुजारियां। सुसर की बाबत उस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा था। किसी को भी परवाह नहीं थी उसकी। बस अकेली सास ही वावेला कर रही थी। वो तो सिर्फ तमाशा देखने के काबिल रह गया था। ये झूठ बोल रही है कलमुही, इसकी बातों का यकीन मत करो। जिठानी बचने की कोशिश में बोल रही थी, लेकिन जेठ को उस वक्त किसी बात का होश नहीं था। राजी ने बबलू और छोटू को जरा परे ले जाकर उन्हें आहिस्ता से हदायत दी। तुम दोनों घर से चुपके से निकल जाओ और डॉक्टर बाबू के घर की तरफ दौड़ लगा दो। रास्ते में किसी की बात नहीं सुनना, समझ आई? फिर जब जिठानी मार खा खा कर लहूलुहान हो गई और जेठ मार मार कर निढाल एक तरफ को बैठ गया, तो जिठानी के भाई पुलिस के साथ घर में दाखिल हुए। किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। पुलिस जेठ को गिरफ्तार करके ले गई और भाई जिठानी को अपने साथ घर ले गए।
ससुर और उसकी बीवी की तरफ किसी ने तवज्जो न दी। हकीम ने उसे देखते ही ऐलान कर दिया, उस पर फॉलिज का हमला हुआ है, अब ये सारी उम्र उठ नहीं सकता, बल्कि बोल भी नहीं सकेगा। ऐ तेरे मुंह में खाक। सास तो तनक कर बोली, मैं इसे शहर ले जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, अभी तो उसने जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद करनी है। राजी मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। फिर उसने रोते रोते अपने नन्हे फरिश्ते को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुद ही उसे अपने बाजुओं में उठाकर कब्रिस्तान ले गई। उसे दफनाने के बाद वो वहीं से क्लिनिक की जानिब रवाना हो गई। लरसते दिल और लड़खड़ाती चाल के साथ वो क्लिनिक में दाखिल हुई तो बबलू और छोटू को एक कोने में छुपे बैठे देखा। डॉक्टर को तमाम वाक़यात का इल्म हो चुका था। उसने दुखी और हमदर्द नज़रों से राजी की तरफ देखा। राजी धीमी और निढाल आवाज़ में उससे मुखातिब हुई, तुमने वादा किया था ना कि बहुत दूर एक जगह है मेरे लिए, अगर मैं वहाँ जाकर इन दोनों के साथ रहना चाहूँ तो रह सकती हूँ। वहाँ कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता। मैं मेहनत मजदूरी करूँगी और इन दोनों का पेट भरूँगी, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये अपना हक मांगने आएंगे। उसने कभी सोचा भी न था कि 11 साल का हिसाब एक ही दिन में चुका दिया जाएगा। हाँ, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया है, लेकिन पुलिस भी कमज़ोर लोगों पर ही हाथ डालती है। ठीक है, बस मुझे फ़हीम के नाम पैगाम लिखवाना है। डॉक्टर ने कागज़ कलम निकाल लिया। ये दोनों बच्चे तुम्हारे भाई और मेरे जेठ के हैं, लेकिन तुम दुनिया को ये बात कभी नहीं बता सकोगे। अब तुम्हें उसके बच्चों को हमेशा अपने बच्चे समझना होगा। यही सज़ा है तुम्हारे लिए और यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये अपना हक मांगने एक रोज़ ज़रूर आएंगे, जब ये पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम जल्दी यहाँ से निकलो। राजी ने बगौर उसे देखा और ठंडी आह भरी। क्या बात है राजी, कुछ कहना चाहती हो तुम? हाँ, उसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा ढलका। काश मैं ये जान सकती कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। डॉक्टर ने हैरत से उसे देखा और फिर लब बंद कर लिए। वो उसका खेल समझ चुका था। वो समझ चुका था कि राजी को तो खुद भी नहीं मालूम कि उसके बच्चों का बाप कौन है, क्योंकि वो 3 आदमियों की हवस का निशाना बनती रही थी। और वो ये भी जान गया था कि राजी जानबूझकर उस जहन्नुम में सबको हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ आई थी। आज एक चींटी ने तंग आकर हाथी की सूंड पर बुरी तरह काट लिया था।